क्या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल सोल्व करना चाहते हैं और आप यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जहां पर इन एग्जाम्पल्स को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ करवाया जाए? जी हाँ, तो आप एकदम सही वीडियो पर पहुंचे हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूं। और सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 1 लेके आया हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। देखिए, इस एग्जांपल को करने के मेरे पास दो तरीके और दोनों शानदार तरीके हैं। देखना क्या करना है आपको, मैं बताऊं। यहां पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट। देखिए, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ एक संख्या दे रखी है 4 की घात n। देख सकते हैं आप 4 की घात n। ये जो संख्या है ना, इस संख्या में n का मान कुछ भी रखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या रखने पर क्या इसका आंसर 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है, ये हमें जांच करनी है। यही इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ कैसे करें। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, कि यदि कभी भी आपको ये पता करना हो कि ये अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो आप कुछ मत करो, ये जो संख्या दे रही है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 की घात n अपन को संख्या दे रखी है। अब आपको क्या करना है, 4 के यहां पर जो ये 4 है इसके टुकड़े कर लो। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर आप टुकड़े करते हैं 4 के, तो 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से। अब मुझे बताओ 4 के क्या टुकड़े हुए, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2। अरे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 को हम लिखेंगे 2 की घात 2। मतलब मैं 4 को क्या 2 की घात 2 लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर। तो हमने क्या किया, जहां पर मैंने गोला लगा रखा है वहां पर मैंने लिख दिया 2 की घात 2, लेकिन ऊपर घात कितनी है n। ओके, अब आप देखो घात के ऊपर जब घात होती है तो घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। एकदम करेक्ट है। हाँ, तो ये देखो यहां पर 2 की घात 2 इंटू n, तो ये हो जाएगी 2n। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके टुकड़ों में 2 भी आए और क्या आए, 5 भी आए। मतलब 2 की घात कुछ भी चले मतलब m, और 5 की घात भी कुछ भी चले n। मतलब 2 की घात m इंटू 5 की घात n, मतलब यानी कि इस संख्या के गुणनखंड का रूप यदि 2 की घात m इंटू 5 की घात n हो, मतलब ऐसे समझो कि इसके टुकड़े करने पर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। यदि ये दोनों आ जाए तो समझ लो कि उसका आंसर 0 पर समाप्त होगा, अदरवाइज 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, केवल 2। क्या यहाँ 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो बस यहां पर 5 नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कि यहां 4 की घात n के गुणनखंड का रूप 2 की घात m इंटू 5 की घात n नहीं है। तो इसका मतलब है अतः 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी कि यदि, है ना, समझ गए ना, कि इस संख्या के टुकड़े करने पर यदि 2 भी आए 5 भी आए तो बोल देंगे कि ये जो अंक है ये 0 पर समाप्त होगा। और यदि 2 या 5 में से केवल 2 आए तब भी मना करोगे, केवल 5 आए तब भी मना करोगे। 2 और 5 एक साथ आने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ अब जो है इस संख्या का जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्यों 2 और 5 आना क्यों जरूरी है? अरे क्योंकि प्यारे बच्चों 2 इंटू 5 मिलकर 10 बनता है और 10 के पीछे क्या आ रहा है, 0। तो जब भी गुणनखंड 2 और 5 आता है ना, तो इसका मतलब है कि उसका आंसर 0 पर समाप्त होगा। ठीक है भाई। अच्छा सर दूसरा मेथड क्या है? ये तो हो गया पहला मेथड। सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, लल्लू तरीका है, अगर बहुत एकदम प्यारा सा तरीका है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया 4 की घात n और इसने साफ साफ बोला कि n जो है प्यारे बच्चों ये आपके प्राकृत संख्या है। क्या है भाई? आपके प्राकृत संख्या। एकदम लल्लू तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चों। n एक प्राकृत संख्या है और आपको पता है कि प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 4 और अनंत तक। ठीक है, आराम से। तो आपको कुछ नहीं करना, n बराबर 2-3 बार, मतलब जैसे n बराबर 1 बार 1 पुट करो, n बराबर 1 रखो यहाँ, तो 4 की घात 1 है ना, n बराबर 1 तो 4 की घात 1, तो 4 की घात 1 होता है 4। ऐसे n बराबर 2 रखो, तो यानी कि 4 की घात यहाँ रखो 2, तो 4 की घात 2 कितना होता है भाई, 4 इंटू 4, तो 4 चौक हो गया 16।
ऐसे n बराबर आप 3 रख दो, तो यहाँ देखो 4 की घात 3, तो 4 की घात 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब आप देख सकते हो आगे भी कहां तक ही रखोगे, है ना। अब आप देख सकते हो इकाई लास्ट में अंक देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। क्या पीछे इकाई का जो अंक है क्या वो 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब 4 की घात n का जो अंक है, 4 की घात n जो अंक है वो शून्य पर समाप्त नहीं होता, है ना। तो यहां भी लिख देंगे, अतः 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होता। 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि n का हमारे पास कोई ऐसा मान नहीं है, मतलब यानी कि n का 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, मतलब अनंत तक n का ऐसा कोई मान है ही नहीं हमारे पास कि जिसको हम यहां रखें और इसका आंसर 0 पर समाप्त हो जाए। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो प्यारे बच्चों यहां पर एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, मैं इसके आपको 2 मेथड बताने वाला हूं। यदि 2 मार्क्स में आए तो आपको ये एक मेथड करना है। जैसे यदि ये मान लो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में यदि 2 मार्क्स में पूछे या 3 मार्क्स में पूछे तो इधर वाला मेथड, और यदि एमसीक्यू में आपसे पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले तो फिर ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसने बोला संख्या कितनी, एक तो 6 और एक 20 है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो 6 दे रखा है तो 6 के हम अभाज्य गुणनखंड और 20 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 6 के करेंगे तो 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 20 के कैसे करेंगे, 2 का भाग जाएगा 20 में यानी कि 10 बार, फिर 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार, 5 बार, और 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार, 1 बार। ठीक है ओके। अब इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, 6 को लिख देंगे हम 2 इंटू 3, ये लिख दिया 2 इंटू 3। 20 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 20 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बारी है आपके एचसीएफ की और बारी है आपके एलसीएम की। सर कैसे निकाले, मन की वेरी सिंपल। एचसीएफ में क्या करना है बेटा, आपको इसमें इन दोनों में जो कॉमन है, मतलब जो सेम नंबर है वो देखना है। तो आप देख सकते हैं 2 दोनों में है, और इसके अलावा देखो यहाँ 3 है लेकिन इसमें नहीं है, 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। इट विल बी योर आंसर। अब एलसीएम कैसे निकाले भाई, तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि सबसे पहले ये जो दोनों जो एचसीएफ है इसको लिख दो एक बार 2, फिर जो भी अलग अलग है उन सबको लिख दो, जैसे 3 फिर 2 और 5 ये लीजिए। अब इनको गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना होता है प्यारे बच्चों, 60। तो यानी कि आपके यहाँ पर एलसीएम जो है वो कितना आ गया, आपके 60 आ गया, और एचसीएफ आपके कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसका है ना, ये 2 मार्क्स में आए क्वेश्चन तो आपको बेटा ऐसे करना है। ठीक, अब यदि एमसीक्यू में आई यही क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना, आपको 6 और 20 को ऐसे करके लिखना है, 6,20। और अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो आपको पता है कि ये दोनों संख्याएं 2 की टेबल में आती है, तो 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 10 बार। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये दोनों संख्या किसी नंबर में आती है क्या, मतलब किसी पहाड़े में आती है कि नहीं आती है। तो इसका मतलब ये जो बेटा आया ना नंबर, ये तो आपका हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा, ये तो आपका एचसीएफ। इसके बाद यहां पर ये जो यदि आपको एलसीएम निकालना है तो जितने भी संख्या है मतलब एचसीएफ को लिख दो और इन दोनों को भी यहां पर इंटू कर दीजिए। अब देखिए कितना इजी हो गया, 2 तिया 6 और 6 इंटू 10 60। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजी वे के अंदर हमने ये आंसर निकाल दिए, जबकि देखिए इधर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आपके यदि एमसीक्यू में आए तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चल बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 में। क्या आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है। जी हाँ, ये एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक तरह से यूं मान लीजिए कि जैसे आपकी फेवरेट सब्जी पनीर है ना, वैसे बोर्ड एग्जाम वालों का ये फेवरेट एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलिए आइए इसको हम बेहतरीन तरीके से करते हैं। यहां बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा छिन्न में और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। पलक झपकते अभी आंसर निकालते प्यारे बच्चों। सर कैसे करें, मैंने कहा इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले लिख दीजिए छिन्न में, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर लिख दीजिए 404, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए छिन्न में हर बच्चे को पता है पीछे 6 आ रहा है, तो भाई साहब 2 का भाग जाने वाला है,
तो 2 का भाग दीजिए, 2 का पहाड़ा 9 में बोलो, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 8, लेकिन यहाँ 9 है तो 1 बचा तो वो यहाँ लगेगा, हो गया 16। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है बच्चों? 8 बार। बहुत बढ़िया। फिर 8 आ रहा है पीछे, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुआ 4। फिर 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8। ओके। फिर पीछे 4 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 4 में 2 दुआ 4। बहुत बेहतरीन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ कितना है? 12। अब 12 में 2 के पहाड़े में 12 आता है कितनी बार? 6 बार। 2 के पहाड़े में 6 आता है कितनी बार? 3 बार। फिर 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, मामला खत्म। अच्छा, इसके बाद 404। भाई साहब पीछे कितना है? 4 है। पीछे क्या है? 4 है। यदि इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 4 में 2 दुआ 4, 0 और 4 में 2 दुआ 4। बहुत बेहतरीन। फिर पीछे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर बेटा 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। 101 भाई साहब अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो किसका जाएगा सर? 101 का ही जाएगा। ओके। अब क्या करना है? कुछ मत करो, छिन्न में को लिख दो। ये छिन्न में लिख दिया और यहाँ पर 404 है ना, छिन्न में भी लिख दिया, 404 भी लिख दिया। अब छिन्न में के क्या टुकड़े हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 2 3 4 5। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और इंटू में कितना है भाई? तो यानी कि 3। ओके। 1 2 3 4 5। 404 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 101, तो 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब आपको निकालना है भाई साहब एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालना है भाई साहब एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए मैंने बताया कि बेटा दोनों में जो संख्या कॉमन है, एक तो ये 2 दोनों में है, एक ये वाला 2 दोनों में है, 101 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो एक तो आ जाएगा ये वाला 2, एक आ जाएगा ये वाला 2, 2 दुआ 4। इसका एचसीएफ आ गया प्यारे बच्चों 4। इट इज वेरी सिंपल। फिर इसके बाद मैंने कहा इसके बाद एलसीएम, मैंने कहा एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को एक एक बार लिख दो, 2 इंटू 2। ये दोनों भी एक बार आएंगे, दोनों भी एक बार आएंगे। अब इसके बाद जितने भी है टुकड़े उन सबको लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 और इंटू में 101। ये लीजिए साहब। अब इनको गुणा करना है सबको, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया भाई साहब 32। और ये 3 इंटू 101, 3 इंटू 101, 3 को 101 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 303। देखो 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3। अब इन दोनों को क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो यहाँ रफ में 303 इंटू 32 कर देते हैं। देखिए 2 से 2 तिया 6, फिर 2 इंटू 0 0 और 2 तिया 6। इसके बाद 3 से करो तो 3 तिया 9, फिर 3 इंटू 0 0 और 3 तिया 9। ये लीजिए साहब, ये 6 0 9 9, 6 0 6 और ये 9। तो आंसर आता है भाई साहब 9696। इट विल बी योर आंसर। ये लीजिए भाई साहब, ये 2 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन पूछने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर 3 संख्या दिए प्यारे बच्चों, 1 6 72 120। इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप वीडियो में बने रहें, मैं बहुत इजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 72 और 120 इनके अभाज्य गुणनखंड करने भैया। तो मैंने लिख दिया 6 72 और 120, ठीक है। और ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस हम ऐसा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करने होते हैं तो हर बच्चे को पता है। पहले ये सोचो कि 6 किसके पहाड़े में आता है, तो हर बच्चे को पता है कि 6 जो है सर 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार? 2 का पहाड़ा 6 में, 2 तिया 6। और हर बच्चे को पता है कि 3 एकम 3। इट इज वेरी सिंपल। यहां पर देखिए अब 72 में पीछे देखो कितना आ रहा है 2, तो हर बच्चे को पता है कि यदि किसी भी संख्या में जो पीछे है, यदि पीछे 2 0 2 4 6 8 आए तो 2 का भाग जाता है। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी भी होगी आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो पीछे यहाँ 2 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का पहाड़ा बोलो साथ में कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 7 है तो 1 बच गया तो यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 2 6 12। फिर देखो पीछे कितना आ रहा है 6, तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। अब 3 में 2 एकम 2, तो भाई
3 में 2 का भाग तो एक बार ही जाने वाला है। अब लेकिन 2 एकम 2 तो 3 है, यहाँ 1 बच गया, तो ये कितना हो गया 16। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है साहब, तो 8 बार आता है, 2 अट्ठे 16। अब हर बच्चे को पता है साहब, मुन्ने को भी पता है साहब कि भाई 18 जो है वो 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 9 बार। और 9 किसके पहाड़े में आता है साहब, तो वो आता है 3 के पहाड़े में। तो देखिए 3 तिया 9 और ये हो गया आपका 3 एकम 3, कहानी खत्म। अच्छा, इसी के साथ हम 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो कंफर्म है उसमें 2 का भाग जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो 120 में पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 का भाग देंगे, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए एक साथ हम 2 संख्या लेने वाले हैं, यानी कि 12। 12 में 2 का भाग, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है साहब, 6 बार। 0 ऐसा का ऐसा, फिर 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। 2 तिया 6 और फिर 0 ऐसा का ऐसा, फिर पीछे 0 आ रहा है, तो अब वापस देखिए, फिर लिखिए 2, तो 2 एकम 2, 3 में 2 का भाग एक बार जाएगा, तो 2 एकम 2। अब कितना बचा, तो भाई 3 है, 1 बचा, तो ये हो गया 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार, 5 बार। अब किसका भाग जाएगा, तो हर बच्चे को पता है कि 15 में भाई साहब 3 का ही भाग जाता है। लेकिन यहां पर मुन्ना बोलेगा सर क्यों 15 में 5 का भाग नहीं जाता। मैंने कहा भैया जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि पहले छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या है 3। मुझे पता है कि भाई 15 में 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है, लेकिन छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है 3, तो हम 3 का भाग पहले देंगे, तो 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ पर देंगे 5 एकम 5। बात तो बराबर ही पड़ती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रूल है वो ये कहता है कि पहले छोटी संख्या का भाग दीजिए और फिर उसके बाद बड़ी संख्या का भाग दीजिए। ठीक है, तो ये आपके हो चुका है। अब क्या करना है भाई साहब, हमने 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है प्यारे बच्चों। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इनको जमाना है। जैसे 6 यहाँ पर लिख दो आप 6, फिर यहाँ लिख दीजिए 72 और यहाँ लिख दीजिए 120। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 6 के गुणनखंड कितना है, तो 2 इंटू 3, तो लिख दो 2 इंटू 3। 72 के कितने हैं साहब, तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। उसके बाद आप देख सकते हैं 120 के 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद है 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 5। चलिए सबसे पहले निकालते हैं भैया HCF, फिर निकालते हैं हम LCM। अब HCF कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा HCF के लिए बहुत सिंपल है, आप कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों में हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है बेटा ये तीनों में आता है, इसलिए ये HCF में आ जाएगा। इसके अलावा और एक नंबर है क्या, हाँ, तो ये देखो ये 3 सब जगह है, देखो ये 3 सब जगह है, तो ये हो जाएगा इंटू में 3, तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6। तो भैया इसका जो HCF है मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे गुलाब जामुनो नमूनो, तो भाई इसका HCF आ गया 6। अब LCM कैसे निकाले, तो मैंने कहा LCM निकालने का तरीका, भाई LCM में क्या होता है, LCM निकालने में क्या होता है कि जो जैसे ये 2 जो है वो तीनों जगह है, तो आप उसको एक बार ही लेंगे, डबल नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये 2 एक बार ले लिया, इसके बाद ये जो 3 है ये भी आपने एक बार ले लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनको भी आपको एक बार ही लेना है। और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इनको भी आपको एक बार ही लेना है। बाकी जितने भी सिंगल बच रहे हैं उन सबको ले लो। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, और यहाँ पर 5 है तो ये 5 भी यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब इनको इंटू कर दो, देखिए 2 तिया 6 और 6 दुआ 12 और 12 दूनी 24, तो ये हो गया प्यारे बच्चे 24, और 5 तिया 15, तो ये हो गया यहाँ पर 15। अब इनको इंटू कर दो, तो देखिए 15 चौक कितना होता है, तो 15 चौक होता है 60, हासिल का 6, और 15 दूनी कितना होता है 30, 30 और 6 36। तो इसका जो LCM है मेरे प्यारे से बच्चों, क्यूट से बच्चों, वो आ जाएगा 360। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा कि जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है क्या था, वो कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो क्वेश्चन मैंने जिस हिसाब से कराया, इस क्वेश्चन को भी मैं डिप्टो वैसे ही करवाने वाला हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करिए और वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आप ये वाला वीडियो देखिए। देखिए अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करने वाले हैं। अब विरोधाभास विधि क्या होती है, तो इस विधि के अंदर यदि हमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना,
तो हम इसको उल्टा मानेंगे कि हमने माना कि जो रूट 3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो हर बच्चे को पता है कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रूट 3 यदि एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं रूट 3 को p बटे q लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने माना है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं की कुछ कंडीशंस है प्यारे बच्चों, कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, और p और q जो है वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जैसे कि 1 0 -1 -3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि। और लेकिन फिर आप कहोगे सर ये वाली लाइन आपने क्यों लिखी? वो इसलिए लिखी प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर इक्वल जो बीच में इक्वल है, इक्वल के इधर जो रूट 3 है ये एक पॉइंट वाला नंबर है, मतलब इसका वैल्यू यदि आप देखो तो 1.732 समथिंग ऐसे होता है। अब आपको पता है कि मुझे p और q जो है वो सअभाज्य संख्या इसलिए माननी पड़ेगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सअभाज्य संख्याओं का मतलब है p और q दो ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना है, 1। अर्थात इसका मतलब यह है कि p और q मतलब यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3, एक लिया 3 और एक लिया 4, तो मुझे बताओ 3 और 4 में कोई नंबर कॉमन है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, मतलब इन दोनों का जो HCF वो कितना होगा, 1। मतलब 3 और 4 में कोई संख्या कॉमन नहीं होती, तो उसमें जो कॉमन संख्या होती है वो होती है आपके 1। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो मुझे एक्चुअली यहां पर p और q को सअभाज्य संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संख्या है जब मैं p और q को सअभाज्य मानूंगा तो मुझे आंसर पॉइंट्स में मिलेंगे। जैसे 3,4 तो 3/4, आपको पता है 3/4 जो है वो पॉइंट में ही आपको आंसर देने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, तो आपको पता है कि इसकी अगली जो स्टेप है उसको लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहां पर रूट 3 है और रूट के अंदर हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन एक साइड तो हम स्क्वायर कर नहीं सकते, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रूट 3 का भी यहां पर स्क्वायर कर दिया, और p स्क्वायर बटे ये लिख दिया हमने q स्क्वायर, है ना, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स का रूल है। आगे देखो, हर बच्चे को पता है कि स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल होगा, तो अंदर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, बराबर अब ये हो गया आपका p स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर, खत्म। अब यहां क्या करेंगे, तो यहां पर क्या होगा आपको पता है, यहां पर नीचे हम 1 लगा के और क्रॉस इनटू कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस हमें पता है, बिल्कुल पता है सर, तो कर लीजिए। देखिए, तो जब आप क्रॉस इनटू करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 3 इंटू क्यू स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप क्या करें, क्यू स्क्वायर का मान निकाल लें। तो जैसे क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे, जो 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 3। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मुझे बताइए पी स्क्वायर बटे 3 का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो हम बोलेंगे कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैं बोल रहा हूं कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है। ओके, अब यदि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब ऐसा मान के चलिए जैसे 3 का जो स्क्वायर है उसमें 3 का भाग जाता है, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब बोले तो 9 में, तो 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि यदि मैं स्क्वायर को हटा दूं तो क्या 3 में भी 3 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, मतलब p स्क्वायर में यदि 3 का भाग जाएगा तो p में भी 3 का भाग जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि यदि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ये लो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक चीज देखो, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ध्यान से। अब क्या करें सर, अब देखो भाई प्यारे बच्चों सुनना, पी स्क्वायर बटे 3 को हमने लिखा कि पी स्क्वायर में 3 पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो मतलब ये वाली बात और ये वाली बात तो एक ही है। तो अब ऐसे समझो आपकी पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसको लिखते हैं पी स्क्वायर बटे 3। तो मैं बोल रहा हूं कि पी भी 3 से विभाज्य होगा, तो मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, पी बटे 3।
तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम जब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा, तो हम लिखेंगे कि P बटे 3, ठीक है ना, ध्यान रखना P भी 3 से विभाज्य होगा, मतलब P में 3 का भाग जाता है और उसको लिखते हैं P बटे 3। अब आपको पता है कि P में 3 का भाग जाएगा तो कोई ना कोई संख्या आएगी, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है हमारी, R है, ठीक है, ओके, R है। मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 3 का स्क्वायर में यदि 3 का भाग जाएगा तो 3 में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 में 3 का भाग जाएगा तो 1 आएगा, है ना, तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा इस वो हमने बोल दिया R है। अब हम क्या करेंगे, तो फिर हम नीचे 1 लगा के क्रॉस इंटू करेंगे, तो यहां देख सकते हैं 1 इंटू पी, तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 3 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 3R, ओके। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में P का नहीं P स्क्वायर का मान है, तो हमें यहाँ P स्क्वायर बनाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो देखिए यहां भी स्क्वायर कर देंगे और इधर की तरफ भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका P स्क्वायर बराबर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, P स्क्वायर का मान है हमारे पास 3Q स्क्वायर समीकरण 1 से, तो हम यहां पर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये वाला मान रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, हम इसको इधर की तरफ ले लेते हैं, तो P स्क्वायर का मान कितना है, देखो भाई साहब P स्क्वायर का मान है 3Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर इसकी जगह तो, और ये बराबर में है 9R स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ सर बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे सर, तो यहां से हम अब देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक बार आपको P स्क्वायर बटे 3 करना है और एक बार आपको Q स्क्वायर बटे 3 करना है, जो भी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से इस 9 को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर बटे 9, ठीक है, और इधर क्या बचेगा बेटा आपका R स्क्वायर बचेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर, तो देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका Q स्क्वायर बटे 3 और बराबर क्या हो गया आपका R स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बार हमने P स्क्वायर बटे 3 कर लिया और एक बार हम क्या कर लेंगे Q स्क्वायर बटे 3, ठीक है। अब मुझे बताओ कि P स्क्वायर बटे 3 के बारे में क्या लिखा था आपने कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो Q स्क्वायर बटे 3 के बारे में क्या लिखोगे आप प्यारे बच्चों, तो आप लिखोगे कि Q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है, आप लिखोगे, ऑफ कोर्स लिखेंगे सर, विभाज्य है। अब यदि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो हर बच्चे को पता है कि सर जो Q है, Q भी जो है वो 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो होगा विभाज्य होगा। ये लीजिए, ये वाली बात भी हमने लिख दी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको हम दे दिया समीकरण नंबर 3, क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पर लिख रहा है कि P में 3 का भाग जाता है, यहां पर भी लिख रहा है कि Q में 3 का भाग जाता है, मतलब P और Q ऐसी संख्या है जिनमें दोनों में 3 का भाग जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूं कह रहा हूं कि एक 9 है, एक 9 है और एक 15 है, तो क्या 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है। क्या 15 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है। इसका मतलब 9 और 15 एक ऐसी संख्या है जिन दोनों में 3 का भाग जाता है। अब यदि, अब क्यों जाता है वो थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि 9 के अंदर 3 है, मैं क्या 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, हाँ सर। क्या मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूं, हाँ सर। अब आप ये देखिए कि 9 के अंदर, मतलब यानी कि 9 के अंदर भी 3 है और 15 के अंदर भी क्या है, 3 है, इसलिए दोनों में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। इसका मतलब 3 दोनों संख्या में क्या है, कॉमन है। मतलब यहां पर यदि बोल रखा है कि P में 3 का भाग जाता है और Q में भी 3 का भाग जाता है, मतलब P के अंदर और Q के अंदर दोनों के अंदर 3 है, मतलब P और Q का कॉमन कितना हो गया, 3। मतलब P और Q का जो HCF है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि HCF ऑफ P, Q वो कितना हो गया आपके 3, मतलब P और Q का जो HCF है प्यारे बच्चों वो कितना आ गया आपके पास 3। जबकि हमने बोला था कि भाई अकॉर्डिंग टू रूल इसका जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब हमने जब √3 को परिमेय संख्या माना तो P और Q का जो HCF है वो क्या होना चाहिए था, 1। लेकिन यहां पर P और Q का HCF कितना आ गया, 3। मतलब हम गलत साबित हो चुके हैं प्यारे बच्चों, हम गलत साबित हो चुके हैं। इसका मतलब हमने ये गलत माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब √3 परिमेय संख्या नहीं है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब यहां पर हम आराम से ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अतः ये क्या है, अतः यह विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है, ठीक है, अतः यह विरोधाभास है ना, अर्थात
अर्थात हमने जो माना, अर्थात हमने जो माना वह गलत है। वो क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। तो इस प्रकार जो आपके √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये हमने प्यारे बच्चों यहां पर हेंस प्रूव्ड कर दिया है। तो इसको बोलते हैं हम विरोधाभास विधि। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं विरोधाभास विधि। स्टार्ट करता हूं, क्या बोला इसमें? सिद्ध करो कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला कि इसको कौन सी विधि से हल करेंगे? तो इसका नाम है विरोधाभास विधि। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मानेंगे। तो मैंने लिखा माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बहुत सिंपल बात बता रहा हूं कि हम इसको मान लेंगे कि भाई ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है सर, इसको बोलते हैं विरोधाभास विधि। ठीक है, कि यदि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या तो हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों माना? बेटा ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास अपरिमेय संख्या की कोई परिभाषा नहीं है। हमारे पास जो परिभाषा होती है वो होती है परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा है तो मुझे परिमेय संख्याओं से ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को लेकर हम बोलते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, ये इसका मैंने आपको रीजन दिया है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप बोलोगे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो आपको पता है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, 5 माइनस √3 को P/Q के रूप में लिख दिया। लेकिन यहां पर कुछ बातें लिखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि भाई P और Q जो है वो सअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है प्यारे बच्चों? सअभाज्य संख्या है। तो ये हमने लिख दिया P और Q सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होती है? तो हर बच्चे को पता है कि भाई ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3,4 तो 3 और 4 में क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन है। इसका मतलब 3 और 4 का जो HCF है वो 1 है। तो मतलब 3 और 4 सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी कि नीचे जो है ना, कभी भी परिमेय संख्याओं में प्यारे बच्चों 0 नहीं आता है। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगा। और P और Q जो होती है ये होते हैं आपके पूर्णांक। P और Q क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो P और Q आपके होते हैं पूर्णांक। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अरे सभी गुलाब जामुनो, यहां तक की बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको सिखाया था पहले भी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमें अपरिमेय संख्याओं को रोकना है प्यारे बच्चों। और आप आराम से देख सकते हैं कि हमारे पास जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है? √3। ओके भाई साहब, सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि आप 5 को उधर ले जाना चाहोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर। तो ठीक है, तो आ जाओ ध्यान से। तो यहां पर देखिए माइनस √3, देखिए यहां पर 5 को जब आप उधर लेके जाओगे ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा? P/Q और प्लस का 5 उधर जाएगा तो जाएगा आपका माइनस का 5 और यहां बचेगा माइनस √3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? इस माइनस को खा जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चों, माइनस भी रखना है। अच्छा, इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए माइनस √3 बराबर, इसको सोल्व करो तो इसको सोल्व करना आता है यहाँ Q और Q के ऊपर जो है वो P। ऐसा कैसा? माइनस इन दोनों को इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 5Q। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा? आपको पता है कि माइनस √3 जो है ना, ये एक तरह से, ये देखिए ध्यान से, माइनस का जो √3 है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू √3। ठीक है, -1 इंटू √3। इसका मतलब जो ये माइनस है वो नीचे आ जाएगा। तो यहां पर बचेगा आपका √3 और ये जो माइनस है ये देखो P माइनस 5Q और बटे ये Q के नीचे, भाई -1 ऊपर है गुणा में तो नीचे आके भाग में चला जाएगा। ये लीजिए, अब आप आराम से देख सकते हैं मेरे प्यारे से बच्चों, आराम से देख सकते हैं कि जो √3 है वो कौन सी संख्या होती है? ये हमने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमने सिद्ध किया हुआ है आपके एग्जाम्पल नंबर 5 में। यदि वो भी नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे रखा है प्यारे बच्चों, आप जाके देख सकते हैं। तो यानी कि √3 जो है वो आपके अपरिमेय संख्या है। हाँ सर बिल्कुल, ये एक अपरिमेय संख्या है। और इसको हम क्या बोलेंगे? P-5Q/Q। देखो ये सभी के सभी पूर्णांक है। पहले देखो ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक है। P 5Q ये सब पूर्णांक है। पूर्णांकों से मिलकर जो बनता है ना वो हमेशा क्या बनती है प्यारे बच्चों? तो वो बनती है परिमेय संख्या। हमेशा ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या है। ओके,
अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ बीच में क्या है प्यारे बच्चों, बराबर इक्वल का साइन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है अपरिमेय संख्या और राइट हैंड साइड में आ रही है परिमेय संख्या, जो कि बात तो गलत है। ये बात कैसे सही हो सकती है कि यदि बीच में इक्वल का चिन्ह आ रहा है प्यारे बच्चों, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या है तो राइट हैंड साइड में भी अपरिमेय संख्या ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसे हम बोलेंगे कि भाई ये विरोधाभास है। क्या है ये? तो ये आपके विरोधाभास है। तो इसके बाद हम यहां पर लिखने वाले हैं, चूंकि जो कि विरोधाभास है। क्या है भाई? जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास कैसे हैं सर? बताता हूं, रुक जाओ। जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास इसलिए है ना भाई, विरोधाभास इसलिए है क्योंकि एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय। अतः हमने जो माना वो असत्य है। अतः हमने जो माना वह असत्य है। अच्छा सर, कैसे असत्य है? मैंने कहा भाई एक बात बताओ, हमने 5 माइनस रूट 3 को परिमेय संख्या माना। ध्यान से समझना, हमने 5 माइनस रूट 3 को परिमेय संख्या माना, तभी तो ये वाली कंडीशन आई ना भाई। 5 माइनस रूट 3 को परिमेय संख्या माना, तभी तो ये वाली कंडीशन आई कि लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या और राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या। ये कंडीशन तो इसी को मानने पे आई और ये कंडीशन गलत है। इसका मतलब हमने जो माना ना कि 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या, ये क्या है प्यारे बच्चों? असत्य है। मतलब असत्य है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है फिर? अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए अब हम लिखने वाले, देखो कितनी मजेदार बात होगी। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक अपरिमेय संख्या है और ये हमने सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये एकदम हमने सिद्ध कर दिया। और प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। और यदि आप ऐसे ही मजेदार और सिंपल वे के अंदर सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।